अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 की जो लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था, और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की, उसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। इसके सारे पार्ट्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी भी और दोबारा से बताऊंगी भी। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस किए हैं अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 में, जहाँ हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर भी हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम लोग ए टू एच पार्ट सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, और वहाँ पर हम लोग एचसीएफ का जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो डिवीजन मेथड होगा। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया था, लेकिन मेथड उसके लिए था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ईजी मेथड से और बहुत डिटेल में समझाया। अब हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसका ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है विच इज़ 20 एंड 50, ये दोनों नंबर्स हमें गिवन है। हमने लिखना है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, हम लोगों ने सबसे स्टार्ट में बता दिया हमने एचसीएफ फाइंड कर, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। उसके बाद आपको पता है कि जो डिवीजन मेथड का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम लोगों ने इसको नॉर्मल डिवीजन वाले मेथड की तरह नहीं लिखते हैं, बल्कि इसका एडिशनल यहाँ पर राइट साइड पर भी एक कॉलम बनता है, और हम लोगों ने 20 मतलब जो ग्रेटर वैल्यू है वो हमेशा अंदर आती है, जो नॉर्मल डिवीजन में आती थी, और स्मॉलर वैल्यू बाहर आती है। उसके बाद हमने बाहर वाली वैल्यू का टेबल पढ़ना है कि हमें या तो 50 मिल जाए या 50 से लेस वैल्यू मिले। तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 60 ग्रेटर था तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया 22 ज़ा 40। उसके बाद 10 में से हमने 40 को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। तो 50 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। नॉर्मल डिवीजन में 10 जो होता था वो हमारे पास रिमाइंडर होता था, लेकिन चूंकि ये एचसीएफ का डिवीजन मेथड है, अब इसमें क्या होगा, दोबारा से हम 10 से आगे फर्दर डिवीजन सिंबल बना लेंगे। तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास नीचे लास्ट में क्रॉस ना आ जाए, कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। हमने दोबारा से डिवीजन सिंबल बनाया और यहाँ पर 10 लिखा, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू अब कहाँ से आएगी? वो आएगी जो प्रीवियस थी, जो बाहर थी, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, वो अब इस डिवीजन सिंबल के अंदर आ जाएगी, और जिसका रिमाइंडर था अब वो उसका डिवाइडर बन जाएगा। मतलब इससे हम लोगों ने अब इसको डिवाइड करना होगा। अब हम लिखेंगे कि हमें पता है कि 10 के टेबल में 20 आता है, 10 2 ज़ा 22 हम यहाँ लिखेंगे और 20 आ जाएगा। अब 20 में से अगर हम 20 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्रॉस आता है, 0 आता है, इनकम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट जो डिवीजन मेथड होता है उसका सोल्यूशन पहले हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल डिवीजन में जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा होता था वो हमारा सोल्यूशन होता था। लेकिन जो डिवीजन मेथड है एचसीएफ का, उसमें जिस नंबर की वजह से, यानी जिसका टेबल पढ़ने की वजह से हमारा आंसर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन, तो जिसका नंबर का हमने टेबल पढ़ा होता था वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 का टेबल रीड किया था और 10 के टेबल की वजह से ये कंप्लीट सॉल्व हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर है पार्ट ए का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी मेथड है, हम लोग इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेस में इसको बहुत डिटेल से करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे पार्ट्स कराऊंगी ताकि दफ़ा दोबारा से आपको रिवाइज हो जाए और आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। जो हमारे पास बी पार्ट है वो गिवन है 15 एंड 45। तो हमें लिखेंगे एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड का सिंबल बना लेना है और 15 को बाहर लिख देना है एंड 45 को डिवीजन सिंबल के अंदर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने 15 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 45 कंप्लीट मिल जाए या 45 से लेस अमाउंट मिले। तो 15 टू ज़ा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 30। देन हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 45। ये हमें कंप्लीट मिल गया, इनके 15 3 ज़ा 45। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है, तो 45 में से 45 माइनस करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है जो 15 है ये हमारा एचसीएफ है। तो हम यहाँ पर नीचे आंसर लिख देंगे एचसीएफ इक्वल्स टू 15 और इसके साथ मेंशन कर देंगे आंसर। तो स्टूडेंट्स रफ वर्क कॉलम बनाना आप लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग किसी टेबल को भी इजीली उसके सामने आप उसको रीड करें, टेबल को पढ़ें, उसका एक्यूरेट आंसर फाइंड करें और इसको लिख दें, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको बिल्कुल भी जो मल्टीप्लिकेशन के जो गलतियाँ, जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो ना हो। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट को नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो सी पार्ट है यहाँ पर, वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 60, 70 एंड 80। हमने यहाँ पर लिखना है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो नंबर्स को हमने पिक करना है। पहले हम 60 एंड 70 को स्टार्ट करते हैं। 60 हमने डिवीजन के बाहर लिखा एंड 70 को हमने डिवीजन सिंबल के अंदर लिख दिया। अब अगर हम 60 का टेबल रीड करते हैं तो 61 ज़ा 60 एंड 62 ज़ा 120, बहुत ग्रेटर वैल्यू आती है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है 61 ज़ा 60 यूज़ किया। 70 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10।
ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हमने दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाया और 60 को अब डिवीजन के सिंबल के अंदर लिया है। अब हमें 10 का टेबल आता है, 10 6 जा 60 होता है, तो हमने यहाँ पर 60 लिखा, 60 में से 60 को माइनस किया तो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब है ये 10 जो है ये हमारा आंसर है। अगर इन केस के हमारे पास 60 और 70 जस्ट 2 नंबर होते हैं, क्योंकि हम उस नंबर को अपना आंसर कहते हैं जिसका टेबल पढ़ने की वजह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर थर्ड नंबर भी मौजूद है, तो स्टूडेंट जो यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो लास्ट नंबर बचेगा जिसको हम अपना आंसर कहते हैं, उसी को हमने उठाना है, पिक करना है। जैसे यहाँ पर 10 आया, 10 को हमने पिक करना है और अब जो ये 80 थर्ड नंबर है, 10 पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई होगी। जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, वहाँ पर जो वो जिस टेबल की वजह से वो कम्प्लीटली सॉल्व होता है, अगले स्टेप में हम उसी टेबल को यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से हम थर्ड नंबर को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से डिवीजन सिंबल बनाया। अब यहाँ पर हमने जो बाहर नंबर लिखा वो 10 लिखा, जो हमें यहाँ से लास्ट में आंसर मिला था, और अंदर हम लोगों ने 80 लिख दिया जो हमारे पास क्वेश्चन में थर्ड नंबर है। अब हमें पता है कि 10 का टेबल अगर हम 8 तक रीड करें, 10 8 जा 80, 80 में से 80 को माइनस करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व हो गया, क्रॉस आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर भी 10 का टेबल रीड करने से हमारा आंसर कंप्लीट सॉल्व हुआ। दैट्स मीन कि अब दोनों केसेस में हमारे पास 10 आ रहा है। ज़रूरी नहीं हर बार दोनों नंबर सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड नंबर को डिवाइड करने के यहाँ पर जो टेबल बच रहा होगा लास्ट में वही हमारा आंसर होता है। तो अब यहाँ पर 10 का टेबल रीड करने से 80 कंप्लीट सॉल्व हुआ, तो हम नीचे लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट सी पार्ट को नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट में भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 22, 28 एंड 32। हम 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 एंड 28 से। ठीक है, तो हम लोगों ने 22 को डिवीजन के सिंबल के बाहर लिख दिया, 28 को अंदर लिख दिया, बिकॉज 28 ग्रेटर था। अब हमने 22 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 28 मिल जाए या 28 से स्मॉल वैल्यू मिले। तो जब हमने 22 टू ज़ा किया तो 44 ग्रेटर वैल्यू आ गई। हम यहाँ पर 1 ज़ा यूज़ करेंगे, 22 1 ज़ा 22, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 आता है। अब इसका मतलब है कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया और 22 को इसके अंदर लिखा है। इस नंबर को अब इस डिवीजन सिंबल के अंदर लिया। अब हमने 6 का टेबल रीड करना है और वहाँ तक हमने देखना है कि हमें या तो 22 मिल जाए या 22 से लेस अमाउंट। 6 3 होता है हमारे पास 18 एंड 6 4 हमारे पास आता है 24 अगर हम टेबल रीड करें। ठीक है, तो इसका मतलब है 24 तो ग्रेटर है, लेकिन 6 3 18 हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ पर लिखना है हमने 18। अब हम यहाँ से कैरी लेंगे, अगर हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ये इसका मतलब अभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। अब 6 इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें पता है 4 2 ज़ा 8 होता है, बट 4 1 ज़ा 4 होता है। अब हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाता। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। अब हमें पता है कि 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। सही है, अब हम लोग स्टूडेंट्स इस 2 को यूज़ करना है और जो हमारे पास थर्ड नंबर है विच इज़ 32, इसको इस पर डिवाइड करना है। हम यहाँ पर भी लिख बना सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप अपने नेक्स्ट पेज पे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सामने सॉल्व करने के लिए यहीं पर लिख देती हूँ 32। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 2 का टेबल 10 तक ही पढ़ सकते हैं या फिर उससे आगे नहीं पढ़ सकते। अब हमने तब तक 2 का टेबल वहाँ तक रीड करना है कि हमें कंप्लीट 32 मिल जाए, 32 से लेस अमाउंट मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर 32 लिखेंगे। इसको ज़रा डिवाइड करते हैं नॉर्मल डिवीजन से। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ 6, 2 यहाँ पे नीचे उतर के आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। इसका मतलब है 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमें डायरेक्ट 32 मिलता है। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल डिवीजन मेथड जो करते होते थे ना अपनी 4 क्लास में या 5 क्लास में, अपने स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर में किया था, मैंने वो नॉर्मल डिवीजन का मेथड यूज़ किया। नॉर्मल डिवीजन से मेथड पता चल जाता है कि 2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे, 32 आ रहा है। तो मुझे पता चल गया 2 का टेबल 16 तक रीड करें तो 32 आता है। तो इसका मतलब है 2 16 ज़ा 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 16 ज़ा 32, और 32 में से 32 माइनस करें तो ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब है जो 2 है वो एक ऐसा नंबर है जिसने इस थर्ड नंबर को भी कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। तो हम यहाँ नीचे अपना आंसर लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 2।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, इस थर्ड नंबर को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अगर रिमाइंडर बचता है या कम्प्लीटली सॉल्व होता है तो आप यहाँ पर उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अगर उसका रिमाइंडर बच रहा होगा इसका मतलब वो टेबल वहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा, हमने उसको किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 2 के टेबल पर आता है और कितने ज़्यादा आता है, हमें भी आंसर डायरेक्ट मिल गया। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 16 यूज़ किया और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लें डी पार्ट का, इसके बाद इसका ई पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ई पार्ट है वहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है 20, 25 एंड 50। ठीक है, हमने 20 एंड 25 से स्टार्ट किया, हमने यहाँ 20 लिख दिया और डिवीजन के सिंबल के अंदर हमने 25 लिख दिया और ऊपर हमने लिखा है HCF बाय डिवीजन मैथड। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम 20 का टेबल देखें तो 21 are 20 एंड 22 are 40, ऐसे 10 1s are 10, 10 2s are 20, डबल हो जाता है, ऐसे 20 भी डबल होकर 40 बन जाएगा। ग्रेटर वैल्यू आती है तो हम यहाँ लिखेंगे 21s are 20। ठीक है, माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। अगेन दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे इस तरह से और इस 20 को अब इसके अंदर ले आएंगे। अब हमें पता है कि 5 4s are 20 होता है, तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब है जो 5 यहाँ से हमें आंसर मिला, ये वाला 5, इसको अब हमने डिवाइड करना है 50 पे। हम यहाँ पर दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, बाहर लिखेंगे 5, क्योंकि जिसका टेबल पढ़ने से हमारा ये वाला नंबर कम्प्लीटली सॉल्व होता है हम उसी नंबर को यूज़ करते हैं और उस नंबर को यूज़ करके हम थर्ड नंबर पर उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। हमें पता है कि 5 10s are 50 होता है, तो 10 हमने यहाँ लिखना है एंड 50 हमने यहाँ लिख देना है। 50 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर भी 5 का टेबल कम्प्लीटली रीड करने से हमारे पास ये थर्ड नंबर भी सॉल्व हो गया, तो हम नीचे लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ई पार्ट था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर सारे पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसके ई पार्ट के बाद हम इसका एफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एफ पार्ट में भी हमें 3 नंबर्स गिवन है 34, 48 एंड 62। हम लोगों ने सबसे पहले 34 एंड 48 को यूज़ करना है, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हम लिखेंगे HCF बाय डिवीजन मैथड, डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, 34 को बाहर लिख देंगे, 48 को अंदर लिख देंगे। अब हम 34 का टेबल रीड करेंगे, 2 ज़ा कि या तो हमें 48 मिल जाए या 48 से ग्रेटर वैल्यू मिल जाए। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 68 ग्रेटर वैल्यू है। अब हम लोगों ने क्या करना है, 34 1 ज़ा 34, क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू तो यूज़ नहीं कर सकते, हमने ये लिख दिया। माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। देन हम लोगों ने 4 में से 3 माइनस किया तो 1। कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे एंड 34 को इसके अंदर ले आएंगे। अब हमने 14 का टेबल पढ़ना है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, स्मॉल आ रही है वैल्यू। अब हम इसको करेंगे 14 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 4 42। ये ग्रेटर आ रही है और ये स्मॉल आ रही है, तो ग्रेटर को तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो स्मॉल आ रही है इसको हम यूज़ करेंगे। तो 14 2 ज़ा हम लिखेंगे 28, माइनस करेंगे, ये 14 बन जाएगा। 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब दोबारा से कंप्लीट सॉल्व हुआ, दोबारा से डिवीजन सिंबल बनाएंगे और 14 को इसके अंदर ले आएंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। 6 3 ज़ा 18 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 6 2 ज़ा 12 यहाँ पर लिख देंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, दोबारा से डिवीजन सिंबल बनाएंगे इस तरह से और अब इस 6 को इसके अंदर ले आएंगे। अब हमें पता है 2 के टेबल में 3 आता है, 2 3 ज़ा 6, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें 2 का टेबल मिला कि जिसकी वजह से हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर है 62, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पर डिवीजन सिंबल बना लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से, यहाँ लिख देंगे 2, अंदर लिख देंगे 62। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिवाइड नॉर्मल डिवीजन में, वहाँ पर क्योंकि हमें पता है 62 के वंस के कॉलम में 2 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है 62 जो है वो 2 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको अभी कितने ज़ा मतलब 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे कि 62 हमें डायरेक्ट मिल जाए। तो हम यहाँ पे से करेंगे 2 3 ज़ा 6, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो हमें क्या मिल गया 31। इसका मतलब है 2 के टेबल को अगर 31 से हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम चेक भी कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 31 ज़ा 62 हमें मिलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 31 ज़ा 62, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने इसको पहले कंप्लीट डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई करके कंफर्म भी किया कि 31 2 ज़ा 62 डायरेक्ट हमें मिलता है। हम तो 2 का टेबल तो कहीं तक भी पढ़ सकते हैं, 2 15 ज़ा भी पढ़ सकते हैं, 16 ज़ा भी पढ़ सकते हैं, 18 ज़ा भी पढ़ सकते हैं, जब मतलब जहाँ तक हम अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। कंडीशन फुलफिल हो रही तो इसका मतलब है 62 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। तो जब हमने डिवाइड करके देखा तो हमें कंप्लीट आंसर मिल गया। तो इसका मतलब है यहाँ से भी 2 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीट। तो हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर है कि जिस नंबर पे हमारा ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हुआ जिस टेबल पे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर F को नोट डाउन कर लें और इसके बाद इसका G पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास G पार्ट गिवन है वहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स है 30, 45 एंड 70। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे HCF बाय डिवीजन मैथड लिखेंगे और यहाँ पर अपना डिवीजन का सिंबल बनाएंगे। 30 चूंकि स्मॉल वैल्यू उसको बाहर लिखेंगे, 45 को इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हम 30 का टेबल रीड करते हैं कि या तो हमें 45 मिल जाए या 45 से स्मॉल वैल्यू मिले। तो यहाँ अपने रफ वर्क कॉलम में लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0, 2 3 6, 60 आ गया जो कि 45 से ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 30 1 30। ठीक है, 45 में से 30 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, हमारे पास आ गया 15। अब इसका मतलब कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हमें दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाना है। अंदर हम लिख देंगे 30। अब हम 15 का टेबल रीड करेंगे, या तो हमें 30 मिल जाए या 30 से लेस अमाउंट। तो रफर कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2, 1 ऐड करेंगे तो 3, 30 आ गया। इसका मतलब है 15 2 30 हमें डायरेक्ट मिल गया। तो हम अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इसको, 15 2 30 इस तरह से। 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है 15 का टेबल पढ़ने से हमारे पास ये आंसर कंप्लीट सॉल्व हुआ है। अब हम 15 को यूज़ करेंगे, 15 का टेबल, और जो ये थर्ड नंबर है हमारे पास 70, इस पर डिवाइड करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पर डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। आप चाहें तो इसी के नीचे बना सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर पार्टीशन करके उसके सामने भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और इसके अंदर हम लिखेंगे 70। ठीक है, अब हमने 15 का टेबल 2 ज़ा रीड किया था, अब हम इसको मज़ीद आगे रीड करेंगे। 15 3 ज़ा 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे 45। ठीक है, अभी भी स्मॉल वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो 60। देन हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 2 ऐड करेंगे तो 75। ये ग्रेटर वैल्यू आ गई है, 70 हमें चाहिए, 70 से लेस अमाउंट चाहिए। तो अब हम यहाँ से यूज़ क्या करने वाले हैं, 15 4 ज़ा 60, हम इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास डिवीजन में ये कंडीशन होती है कि या तो हमें कंप्लीट वो नंबर मिल जाए जो हमें रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं मिलता उस टेबल में तो हमने उसके ग्रेटर वैल्यू नहीं लेनी बल्कि उससे प्रीवियस वाली वैल्यू को जो स्मॉल होगी उसको पिक करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 15 4 ज़ा 60। ठीक है, अब हम उनको माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। देन अब इसका मतलब है कंप्लीट सॉल्व भी हुआ, दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनेगा और 15 जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें पता है 10 1 ज़ा 10 होता है एंड 10 2 ज़ा 20। 20 तो हम यहाँ नहीं लिख सकते बट 15 10 1 ज़ा 10 हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब हम लोग 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। दोबारा से हम इसका सिंबल बनाएंगे, अब 10 को इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि 5 2 ज़ा 10 होता है, तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है लास्ट में जो यहाँ पर आंसर बचा, जो हमने सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया था, देन वहाँ से 15 मिला, उसकी हेल्प से हमने थर्ड वाले नंबर को डिवाइड किया। थर्ड वाले नंबर के लास्ट में जो टेबल था जिसकी वजह से वो कंप्लीट सॉल्व हुआ, वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 5। ठीक है, जो थर्ड वाला नंबर लास्ट वाले नंबर को जहाँ पर हम डिवाइड करते हैं कि कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो जाता तो 15 हमारा HCF होता, लेकिन चूंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सका, हमें नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस चला, तो जिसकी नंबर की वजह से कम्प्लीटली डिवाइड होकर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, वही नंबर लेफ्ट साइड पे जो होगा वो हमारा HCF होगा। तो इस केस में जो 5 है वो हमारा सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये जो G पार्ट है इसको आप नोट डाउन कर लें और उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है H पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास एज पार्ट गिवन है वहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 26, 52 एंड 65। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ नीचे लिख देंगे HCF बाय डिवीजन मैथड
उसके बाद हम लोग डिवीजन का सिंबल लिखेंगे, 26 को हम बाहर लिख देंगे एंड 52 को हम इस डिवीजन के सिंबल के अंदर लिख देंगे जो सेकंड नंबर है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रफ वर्क कॉलम में आना है, 26 का टेबल रीड करना है। 26 टूज हम करेंगे तो 52, जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि या तो 52 मिल जाए या 52 से स्मॉल वैल्यू मिले। तो हमें 26 टूज या 52 डायरेक्ट मिल गया, तो हमने यहाँ पर टिक लगाया, इसको यूज़ किया। यहाँ हम लिख दिया 26 टूज आ 52 और 52 में से 52 को माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हमने इस 26 को यूज़ करना है और जो थर्ड नंबर है हमारे पास 65, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पर सामने एक लाइन लगाई, उसके सामने हमने थर्ड वाला नंबर लिखा है डिवीजन सिंबल के अंदर 26, क्योंकि जो लास्ट टू नंबर्स जिस टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं उसी टेबल को हम यूज़ करते हैं थर्ड नंबर को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर 26 इनके जिसका टेबल हम पढ़ रहे थे वही हमें मिल गया कंप्लीटली, नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करना पड़ा इसका। तो हम इसी 26 को पिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ले आएंगे। 26 लिखा डिवीजन सिंबल के अंदर, हमने ये थर्ड वाला नंबर 65 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 26 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 65 मिल जाए, 65 से लेस अमाउंट मिले। तो जब हमने 26 3 से मल्टीप्लाई किया तो 78, जो कि बिगर वैल्यू मिल गई हमें 65 से। इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते, इस केस में भी हमने 26 2 या 52 को ही यूज़ करना है। तो हमने यहाँ 2 लिखा और यहाँ लिख दिया नीचे 52। उसके बाद हमने 65 में से 52 को माइनस किया, इनके 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया, 13 कंप्लीट सॉल्व हुआ। दोबारा से हमने डिवीजन का सिंबल बनाया और 26 को इसके अंदर ले आए। देन स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अपने रफ वर्क के कॉलम में 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 26, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है कि 13 2 ज़ा 26 हमें कंप्लीट डायरेक्ट अपना आंसर मिल गया। हमने यहाँ लिखा 13 2 ज़ा 26, उसके बाद हमने 26 में से 26 को माइनस करें तो क्रॉस आता है, इनके 0 आ जाता है, कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है जो थर्ड वाला नंबर जिस टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लेफ्ट साइड पे जो नंबर बचा वही हमारे पास हमारा HCF होगा। तो यहाँ से 13 आया हमारे पास, तो नीचे हमने अपना आंसर लिख दिया HCF इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस नंबर पे हमारा थर्ड वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और जो आंसर या जो नंबर लेफ्ट साइड पे बचता है इसका टेबल पढ़ने से वो आंसर कंप्लीट सॉल्व हुआ है, वही हमारा HCF होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों ने HCF बाय डिवीजन मेथड का मेथड यूज़ करके हमने सारे पार्ट A to H पार्ट सॉल्व किए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टार्ट करते हैं। आप H पार्ट का सारा सोल्यूशन अपने पास नोट डाउन कर लें। नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमने HCF फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं कि उसमें हमें क्या चीज़ गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोगों ने A to H पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के, इनमें हम लोगों ने LCM फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए मेथड जो हमने सेलेक्ट करना है वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 1 में जो एलसीएम के क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में समझा था कि एलसीएम का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कौन सा है। सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने इसको किया था, ठीक है, एलसीएम को सॉल्व किया था। तो एलसीएम के हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी किया था और उसका डिवीजन मेथड भी किया था। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज नंबर 2 में, जहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ किया था, सेम वही मेथड अब हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ करने जा रहे हैं और A to H तक सारे पार्ट्स को 1 by 1 और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो A पार्ट है उसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट है वहाँ पे हमें गिवन है 2 नंबर्स 2 and 5। हमने जो लिख दिया एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं कौन से मेथड से, वो हमने उसके सामने मेंशन कर दिया। देन हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल बनाया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। कॉमा से सेपरेट है तो 2 नंबर्स हमें गिवन है, ठीक है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 2 1s are 2, क्योंकि 2 अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता। सिमिलरली 5 जो है वो भी अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो 5 1s are 5, ठीक है। ये बहुत ईजी थे और ईजिली इनके फैक्टर्स बन गए। अब हम नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 2। हमने 2 के सामने उसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं जो कि जस्ट 2 ही आया हमारे पास लेफ्ट साइड में, तो खाली 2 आ जाएगा। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 5 के सामने हमारे पास आ जाएगा जस्ट 5। उसके बाद हम यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि दोनों लाइंस में कौन से कॉमन फैक्टर है। इस केस में हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 2 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर है। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनमें से वो नंबर जो दोनों में कॉमन नहीं है तो वो 2 and 5 है, ठीक है। अब हम लोगों ने एलसीएम कैसे निकालते थे, हम लोग कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास एलसीएम आ जाता था। इस केस में चूंकि हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जस्ट हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हम एलसीएम के सामने लिखेंगे 2 × 5 एंड 2 5s are 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है। इस केस में हमारे पास कोई नॉन कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है, जस्ट नॉन कॉमन फैक्टर है, उनको हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ए पार्ट का सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो बी पार्ट हमें गिवन है वहाँ पर हमारे पास टू नंबर्स हैं 3 एंड 7। वहाँ पर हमने लिखना है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमने 3 एंड 7 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर लिख देना है। उसके बाद हमें पता है 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व किया। देन सिमिलरली 7 अपने टेबल पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। हम यहाँ नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 3, तो खाली एक ही है 3। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 7 वो भी हमारे पास जस्ट 1 है, 7 है। अब यहाँ से हमारे पास कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं निकला, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, दोनों अलग अलग है, तो नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे कि नॉन कॉमन फैक्टर है ये दोनों, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर इसको लिख देंगे, और जब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना होगा तो एलसीएम के सामने हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं। क्योंकि कॉमन इसमें भी कोई नहीं है, हमने सिर्फ नॉन कॉमन वाले नंबर्स फैक्टर लिख देने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और वहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी थे ए और बी पार्ट, यानी कि इसमें जस्ट वन फैक्टर हमारे पास बन रहा था और हमने उसमें कॉमन नॉन कॉमन देखकर जस्ट उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर लेना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का बी पार्ट आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमें टू नंबर्स गिवन है 5 एंड 8। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, क्योंकि भी आपको अच्छी तरीके से इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया, जस्ट मैंने इसके सिंबल बना दिए और ये दो नंबर्स वहाँ लिख दिए। अब हमने 5 से स्टार्ट करना है, तो हमें पता है 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 5 1 ज़ा 5, इसका जस्ट वन फैक्टर बनेगा। 8 को अगर हम देखें तो 8 2 के टेबल पे आता है, इवन नंबर है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 भी 2 के टेबल पे आता है, तो 2 1 ज़ा 2। 8 के 3 फैक्टर्स बन गए एंड 5 का जस्ट वन फैक्टर। उसके बाद हमने क्या करना होता है, नीचे हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 5 यानी कि 5 के कितने फैक्टर्स बने वो उसके साथ नोट डाउन कर लेते हैं। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 8 के जितने प्राइम फैक्टर्स बने वो हम लोगों ने यहाँ 8 के सामने लिख देने हैं इस तरह से, ठीक है। देन स्टूडेंट्स के बाद हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। इस पार्ट में भी जो सी पार्ट है यहाँ पर भी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कि ये 5 है और नीचे वाली लाइन में कोई 5 नहीं है, सिमिलरली नीचे 2 है तो ऊपर वाली लाइन में कोई 2 नहीं है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। कॉमन फैक्टर की जगह हम यहाँ छोटे से लाइन पर लगा देंगे कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा। नॉन कॉमन फैक्टर यानी कि ये वाला 5, ये 3 दफ़ा 2, ये तीन चारों के चारों नंबर जो है नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हम इसके सामने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई के सिंबल के अंदर ये सारे नंबर लिख देंगे, क्योंकि जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे जो जितने भी बचते हैं नंबर कॉमन नहीं है, उनके अलावा वो सारे नॉन कॉमन होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया, और जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों लिखकर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि कॉमन यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, देन मल्टीप्लाई का साइन और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 10 और 4 आ गया, 10 4 ज़ा 40, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। एलसीएम हमारे पास जो आ गया सी पार्ट का जो आंसर है वो 40 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें, सी पार्ट को, बहुत ईजी है। इसकी इस तरह से फैक्टर्स बन रहे हैं, देन हम आपने स्टेप्स को फॉलो करना है कि जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं, फिर कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, फिर नॉन कॉमन, देन हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो आपने अपनी जो नोट कॉपी से आपने उसमें भी ऐसे ही लिख लेना है इस मैथड से, और अपने पेपर्स में भी आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स के बाद इसका डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास डी पार्ट है वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 4 10 एंड 16, ठीक है। हमने इन तीनों के फैक्टर्स बनाना है, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमारा ये वाला मेथड है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने यहाँ पर इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के सिंबल बना लेने और इन नंबर्स को सेपरेटली उनके अंदर प्लॉट कर देना। उसके बाद हम 2 से स्टार्ट करेंगे कि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 4 के फैक्टर्स बन गए। देन 10 भी इवन नंबर है, इसको भी हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल फिक्स करेंगे, 2 5 ज़ा 10, और 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 5 1 ज़ा 5, ये 10 के फैक्टर्स बन गए। देन उसके बाद बारी आती है 16 की, हम यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है। 2 कितने 16 होता है, 2 8 ज़ा 16, अगेन 8 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, तो 2 4 ज़ा 8, 4 भी 2 के टेबल पे आता है, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट 16 के भी फैक्टर्स बन गए। अब हमने फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करना होता है, नीचे फैक्टर्स को प्लॉट करना होता है। हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 4, 4 कितने प्राइम फैक्टर बने हैं 2, तो इसके सामने लिख देंगे 2 × 2,
प्राइम फैक्टर ऑफ 10 के भी 2 फैक्टर बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 16, हम 16 के लिखेंगे 4 टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देन हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम इसके कॉमन प्राइम फैक्टर देखें तो आप देखिए तीनों की तीनों लाइन में जो 2 है वो कॉमन है, ठीक है, ये वाला 2। बाकी हम देखें तो ये 2 इसमें है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो लाइन है, थर्ड लाइन है, वहाँ पर ये नहीं है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हम लोग एलसीएम में कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं वो हम लोग ये देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो तीनों लाइंस में कॉमन है और ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 लाइन में कॉमन है उसको भी हम कॉमन नंबर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से 2 इस लाइन में भी है और इस थर्ड वाली लाइन में, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कहीं पर भी 2 लाइन्स में या तीनों लाइन्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि एक ये वाला 2 जो तीनों लाइंस में कॉमन है, एक ये वाला 2 जो 2 लाइंस में कॉमन है। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है वहाँ हम लिख देंगे, फर्स्ट लाइन में तो कोई भी नहीं है, सेकेंड लाइन में ये 5 है, ठीक है, जो किसी के साथ कॉमन नहीं आया, तो ये वाला 5 आ जाएगा। और थर्ड लाइन में से इन 2 को छोड़ के ये लास्ट 2 जो है, ठीक है, जो किसी के कॉमन फैक्टर नहीं बने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर है इनको भी लिखेंगे, साथ में नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने लिखा 2 2 ज़ा 4, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। आप लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर को नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो जैसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 20 को 4 से, तो अपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 80। तो इसका मतलब है 4 20 ज़ा 80, तो ये हमारा आंसर आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर हम उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं कि जो ऐसा नंबर जो तीनों लाइंस में कॉमन हो या ऐसा नंबर जो 2 लाइंस में भी कॉमन हो, एलसीएम में हम उसको भी कॉमन फैक्टर कंसिडर करते हैं। फिर हम नीचे लिखते हैं कॉमन फैक्टर, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 ये कॉमन फैक्टर आ गए। हमने इसके सामने लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर, इनके जो कॉमन नहीं बने उसके अलावा जो बाकी बच गए नंबर वो हमारे नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों जो फैक्टर्स हमारे पास आए तो उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम उसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास हमें पता चले कि हमने कौन से नंबर लिखे हैं और कौन से हमारे कोई नंबर ऐसा तो नहीं जो मिसिंग हो गया, ठीक है। देन हम ब्रैकेट्स के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट से जो सोल्यूशन आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डी पार्ट को आप नोट डाउन कर लें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका ई पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है 20, 25 एंड 50। हम लोग इसको भी एलसीएम बाय डिवीजन वाले मेथड से करेंगे, तो तीनों को हम लोगों ने एलसीएम के जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 इवन नंबर है उसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 10 ज़ा 20 होता है। अगेन 10 इवन नंबर है उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5। देन हमारे पास आता है 25, 25 के 1 से कॉलम में 5 है और 25 सिर्फ 5 के टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। हम यहाँ 5 का टेबल लिखेंगे, 5 कितने सा 25 होता है, 5 5 सा 5, ठीक है। और जो ये 5 है ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 5 1 सा 5, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ गया 50, 50 अगर 1 सा कॉलम देखें तो ये 0 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब 50 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। हम यहाँ पे 2 का टेबल लिखेंगे और इस 50 को अरेंज कर लेंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये जो 1 है वो हम इस 0 को दे देंगे, तो ये 4 बन गया और 1 इसको देने से ये 10 बन गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 2 के टेबल पर 5 तो नहीं आता बट 4 आता है, तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कितने सा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 कितने सा 5 होता है 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब हमारे पास 25 आ गया, 25 सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पे आता है, हम यहाँ 5 का टेबल फिक्स करेंगे और यहाँ लिख देंगे 5 5 से 25 और यहाँ पर दोबारा से 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर ऑफ 20, तो 20 के ये 3 प्राइम फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इसके सामने लिख देंगे। देन हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 25, तो 25 के प्राइम फैक्टर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। देन हम उसके बाद थर्ड लाइन लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 50, ये आर है, ठीक है। इस तरह से हम लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 50, तो ये 3 फैक्टर हैं 50 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं।
प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो तीनों लाइन में कॉमन हो या सिर्फ 2 लाइन में कॉमन हो तो भी वो कॉमन फैक्टर होगा। ये वाला 5, ये वाला 5 और ये 5, ये वो नंबर है जो तीनों लाइन्स में कॉमन है, ठीक है। अगर हम 2 को देखें तो 2 से फर्स्ट में एंड थर्ड में है, तो हम यहाँ से इसको सर्कल करूँगी, इसको सर्कल करूँगी और इसको इस तरह से कनेक्ट कर लूँगी। देन अगर हम सेकेंड वाला और थर्ड वाला लाइन कंपेयर करें तो दोनों में 5 5 आ रहा है, तो ये भी कॉमन है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 कॉमन फैक्टर मिल गए। एक हमें मिल गया 2, तो हम यहाँ कॉमन फैक्टर 2 में लिख देंगे। दूसरा हमें मिला 5, वो भी हम लिख देंगे। और थर्ड जो कॉमन फैक्टर है वो भी 5 है, ठीक है। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं वो जिनके पेयर्स नहीं बने, जिनके जो सर्कल में नहीं आए, जो लेफ्ट बच गए हैं, वो हमारे नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। फर्स्ट लाइन में देखें तो जस्ट 2 है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। सेकंड लाइन में भी कोई नंबर नहीं बचा एंड थर्ड लाइन में भी कोई नंबर नहीं बचा जिसका फैक्टर ना बना हो, ठीक है। जिनके फैक्टर बन गए उनको जस्ट हमने 1 टाइम लिखना। जैसे ये वाला 2 का फैक्टर बना इसको हमने 1 टाइम लिखा, ये 2 5 का फैक्टर बना इसको हमने 1 टाइम लिखा, ये इन 3 5 का फैक्टर बना तो हमने इनको 1 टाइम लिखा, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर बन गया। अब ये ऊपर वाली लाइन हमारे कॉमन फैक्टर आ गए और नॉन कॉमन जस्ट हमारे पास 2 है। अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स को ब्रैकेट में, देन हम उसके साथ लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्योंकि इस केस में हमारे पास नॉन कॉमन जस्ट 1 है, तो हम यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 एंड ये तो सिंगल नंबर है 2, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ और कॉलम ड्रॉ करेंगे एंड 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया 100। तो इसके सामने हम 100 लिख देंगे और उसके साथ ही अपना आंसर लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि इस जो हमारे पास पार्ट नंबर ई है उसका जो हमारा एलसीएम है विच इज़ 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं। अब हम लोग ई पार्ट के बाद अपना एफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास एफ पार्ट है, एफ पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है 45, 90 एंड 95। हम 45 को इस तरह से सिंबल्स में लिख लेंगे एलसीएम बाय डिवीजन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। 45 से स्टार्ट करेंगे, 45 के वंस के कॉलम में ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे तो ये नहीं आता। फिर हम लोग 3 के टेबल में मूव करेंगे, 4 एंड 5 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है। इसका मतलब अगर 9 3 के टेबल पे आता है तो 45 भी आता होगा। हमें 3 का टेबल फिक्स करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 3 एंड 1 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन हमारे पास 15 आ गया, 15 भी 3 का टेबल पे आता है, 3 5 ज़ा 15। 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5। उसके बाद हमारे पास 90 के 1 से कॉलम में देखें तो 0 है विच इज़ इवन नंबर। इसका मतलब है 90 जो है वो 2 के टेबल पे आता है। इस तरह से लिखेंगे, इसको 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, यहाँ हम 8 बना देंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। देन 45 आ गया, 45 के बिल्कुल वही फैक्टर बनेंगे जो इस 45 के बने। 3 के टेबल पे डायरेक्ट हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ पर 3 बनाएंगे और 1 इसको देंगे, अरेंज करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 5 ज़ा 15 हमारे पास आ जाएगा और 5 का टेबल अपने टेबल पे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 95। 95 को 1 सा कॉलम देखें तो ये हमारे पास 5 है विच इज़ ऑड नंबर, 2 के टेबल पे तो नहीं आता। 3 के टेबल के लिए अगर हम इनको प्लस करें तो 9 + 5 हमारे पास आता है 14। 14 भी 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे नहीं आता। तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पे आएगा क्योंकि इसके 1 के कॉलम में 5 है। तो 2 और 3 का टेबल तो कैंसिल हो गया, अब ये 5 के टेबल पे आएगा। 5 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं। हमें पता है 5 के टेबल में 5 आता है, तो यहाँ से हम लोग इसको 4 इसको दे देंगे, तो इसके पास 45 बन जाएगा और यहाँ 5 बन जाएगा। अरेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद 5 कितने ज़ा 5 होता है, 5 1 ज़ा 5 एंड 45 तो 5 9 ज़ा 45, ठीक है। तो स्टूडेंट 19 जो है ये ऑड नंबर है, किसी टेबल पे नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता, तो हम लिखेंगे 19 1 ज़ा 19। ये इनके तीनों के प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हम इसको नीचे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ लिख देना है प्राइम फैक्टर ऑफ 45 जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था, उसके हमने 3 प्राइम फैक्टर उसके सामने लिख दिए। देन हम लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 90। 90 के हमने प्राइम फैक्टर लिख दिए, ये वो प्राइम फैक्टर है जो हमें से प्रीवियसली फाइंड करके आ चुके हैं, ठीक है। देन हम लिख दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 95, 5 × 19। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इन तीनों नंबर्स में से कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो तीनों लाइन्स में कॉमन हो या ऐसा जो 2 लाइन्स में कॉमन हो। तो अगर हम इस 5 को देखें तो ये तीनों लाइन्स में कॉमन है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, एक ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर। देन हम नेक्स्ट देखें तो ये वाला 3 एंड ये वाला 3 2 लाइन्स में ये कॉमन है,
ये 3 आ जाएगा। देन अगर हम इस 3 को देखें और इस 3 को देखें तो ये 2 लाइंस में कॉमन है, तो ये थर्ड नंबर पे ये 3 कॉमन फैक्टर है। 3 नंबर बन गए, 1 2 एंड 3, 3 कॉमन फैक्टर है। ये 3 और ये वाला 5, इनको वन टाइम हम लिख देंगे। अब हम लेकिन देखा तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 19, ऊपर वाली लाइन में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जिसको हम फैक्टर बना सके। तो अब हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं बचा, सेकंड लाइन में हमारे पास ये 3 रह गया जिसका कोई पेयर नहीं बना, हमने 3 लिख देना है। देन थर्ड लाइन में देखें तो आपके पास 19 है, तो हमने यहाँ 19 लिख देना है। अब हम जब एलसीएम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग कॉमन फैक्टर्स को लिख देंगे, देन मल्टीप्लाई का सिंबल, और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिख देंगे। ठीक है, इनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा, अगर हमें नहीं आता तो हम यहाँ पर रफ और कॉलम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से अगर हम लिखेंगे 15 5 3 ज़ा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड 15 3 ज़ा हमारे पास क्या आएगा वो हम नीचे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम इसको लिखते हैं 15 3 ज़ा हमारे पास क्या आता है, तो 15 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 45। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। एंड 19 3 ज़ा हमारे पास क्या आता है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 2 ऐड करेंगे तो 57 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 45 एंड 57 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 57, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 ऐड करेंगे तो 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2565, 2565, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन लेंथी हो गई है, लेकिन सॉल्यूशन सारा वही है जो हम प्रीवियसली करते रहे, बट नंबर थोड़े बिगर हो गए तो उनको मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसके लिए मैं आपका सॉल्यूशन इजी सॉल्यूशन बता दिया। रफ और कॉलम हम इजीली आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एक्यूरेट आंसर उठा के आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अपने जो हमारे अभी प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किया, हमने इसको नीचे लिख देना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 45 हमने ये लिख दिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 90 उसके सामने प्राइम फैक्टर ऑफ 90 लिख दिए मल्टीप्लाई के साइन के साथ, देन हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 95। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो तीनों लाइन्स में कॉमन हो या 2 लाइन्स में कॉमन हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 5 देखें तो ये तीनों लाइन्स में कॉमन है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, ये तीनों लाइन में कॉमन था, जस्ट 5। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है, एक 3 ये है और एक 3 ये है। ठीक है, 2 लाइन्स में कॉमन है तो ये 3 कॉमन मिल गया। देन हमारे पास ये वाला 3 है और ये वाला 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 कॉमन फैक्टर बन गए, तो उन 3 को हमने 1 टाइम यहाँ लिख दिया। एक ये 5 देन 3 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो दोनों में बच गए हों, जो किसी के साथ पेयर ना बनाओ। फर्स्ट लाइन में तो कोई भी नहीं है, अगर हम सेकेंड वाली में देखें तो हमें यहाँ पर जस्ट 2 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और थर्ड वाली में देखें जिसका कोई पेयर नहीं बना तो वो 19 है, तो उसके साथ हम 19 लिख देंगे। एलसीएम में हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा, इसको हम अब मल्टीप्लाई करते हैं। एंड 19 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे तो 38, ये 38 आ जाएगा। अब हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 45, यहाँ लिख देंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 38। तो अब हम यहाँ अपने रफ वर्क में 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 1 ऐड करेंगे तो 13, ये हमारे पास आ जाएगा 3617, तो 1710 आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देंगे 1710, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दो नंबर्स को, 15 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जब फाइनल आंसर आया 45, उस 45 को 38 के साथ मल्टीप्लाई किया, सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1710। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका सोल्यूशन यहाँ से नोट डाउन कर लें, और इसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट जो हमारा जी पार्ट गिवन है वहाँ भी हमें 3 नंबर्स गिवन है 32, 70 एंड 80। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। 32 से इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। 32 के वंस के कॉलम में 2 है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है, यहाँ हम 2 लिख देंगे। देन हम यहाँ पर इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर 2 बना देंगे और यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक हो गया। उसके बाद 16 भी 2 का टेबल पे आता है, 2 का टेबल फिक्स करेंगे एंड 2 8 ज़ा 16। देन दोबारा 2 का टेबल लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 4 भी 2 का टेबल पे आता है, 2 2 ज़ा 4। देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो ये 32 के फैक्टर्स बन गए। उसके बाद हमने 70 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 70 के वंस के कॉलम में भी 0 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है 70 भी 2 के टेबल पे आता है। यहाँ पर हम इसको 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, 7 नहीं आता, तो 1 कैरी हम प्रीवियस नंबर को दे देंगे जो कि 10 बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और जो 35 है ये ना तो 2 के टेबल पे आता है ना ही 3 के टेबल पे आता है, बल्कि ये 5 के टेबल पे आता है। 5 कितने 35 होता है, 5 7 ज़ा, और 7 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास 80 आ गया। 80 के वंस के कॉलम में भी 0 है विच इज़ इवन नंबर। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 4 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़ नीचे। अगेन 40 आ गया, वो भी इवन नंबर है। 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 का टेबल लिखेंगे, 2 10 ज़ा 20। देन अगेन 2 का टेबल लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10, और 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरह से 80 के फैक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हम इसके नीचे फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 32, तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम 2 लिख देंगे यहाँ पर इसके सामने मल्टीप्लाई के साइन के साथ इस तरह। देन हम लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 70, तो 70 के फैक्टर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देन हम 80 के फैक्टर लिख देंगे 1 2 3 4। 4 टाइम हमारे पास 4 आ रहा है एंड देन लास्ट में 5। ठीक है, देन अब स्टूडेंट्स हमने इसके बाद क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हमने फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ से देखेंगे कोई ऐसा नंबर जो तीनों लाइंस में कॉमन हो और ऐसे नंबर जो 2 लाइंस में कॉमन हो। ठीक है, ये वाला 2 अगर हम उसके बाद देखें तो बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों लाइन में हो। तो अगर हम 5 देखें तो ये 2 लाइंस में कॉमन है। ठीक है, अगेन यहाँ से अगर हम 2 देखें तो ये वाला 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, और इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन रहा है, और इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कोई नंबर नहीं है इसका पेयर बन सके। यहाँ पर 7 है जिसके अकॉर्डिंग कोई और नंबर ऊपर नीचे नहीं है 7, और ये वाला 2 बच गया और इसके भी ऊपर नीचे कोई फैक्टर नहीं है जिसके साथ एक पेयर बन जाए। अब हम सबसे पहले देखिए हमारे कॉमन फैक्टर बने कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला 2 लिखेंगे, उसके बाद सेकंड 2 का पेयर ये लिख देंगे। देन हमारे पास 5 है, इसको लिख देंगे। देन दोबारा से ये वाला 2 का फैक्टर है, 2 लिख देंगे। देन ये भी 2 का फैक्टर है, तो एक टाइम 2 लिख देंगे। पहले हमने कॉमन फैक्टर देख लेने, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला 2 है, देन 5 है, फिर ये वाला 2 है और ये वाला 2 इसके साथ। ठीक है, इनको हमने एक एक दफ़ा लिख लिया। अब उसके बाद हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर देखने होते हैं, यानी कि वो जो रिमेनिंग बचे इनका फैक्टर नहीं बना। तो फर्स्ट लाइन में जस्ट 2 बचा, सेकेंड लाइन में 7 और थर्ड लाइन में कोई भी नहीं है। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये वाला 2 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, उसके बाद अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14। अब हम क्या करेंगे, 4 10 ज़ा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ से 14 आ जाएगा। ठीक है, 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 80। 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14। अब हमने क्या करना है, 80 और इस 14 को मल्टीप्लाई करना है। रफर कॉलम बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 80, नीचे लिखेंगे 14। 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 8 9 10 11, 1120। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, हमने कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर जो है उनको आपस में इस तरह से लिखकर ब्रैकेट में उनको मल्टीप्लाई कर लिया 1 बाय 1। इनके पहले इस ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इसका आंसर और इस ब्रैकेट का आने वाला आंसर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। रफ वर्क में 80 एंड 14 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जी पार्ट को नोट डाउन कर लें। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है एज पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास एज पार्ट है वहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है 33 एंड 63। 66 हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख दिया। 33 जो है वो सिर्फ 3 है, इसके प्लस करें तो 6 आता है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल पे आता है।
3 1 3, 3 1 3, 11 आ गया। 11 अपने टेबल पे आता है तो 11 11 1 11। 66 है, 6 की वंस के कॉलम में 6 है जो कि इवन नंबर है। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6 एंड 2 3 6। फिर 3 पे टेबल पे आ जाएंगे, 3 1 3, 3 1 3, 11 आ गया। 11 1 11, ठीक है। इसके फैक्टर्स बन गए। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स को नोट डाउन कर लेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 33 3 मल्टीप्लाई बाय 11, प्राइम फैक्टर ऑफ 66 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, यहाँ से ये वाला 11 और ये 11 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 11। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों में रिमेनिंग रह गए, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 रिमेनिंग रह गए, यहाँ 2 लिख देंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर, ठीक है। 3 11 33 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम 33 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 3 6, 2 3 6, तो 66, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, जस्ट 2 नंबर्स थे। हमने उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए, प्राइम फैक्टर को प्लॉट किया, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड किया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका लास्ट पार्ट था। इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में जो समझाया गया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक से देख सकते हैं। अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता पॉइंट तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से मैथ को लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।